पास इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से इस बात का दावा किया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम करने वाले कूपर हॉस्पिटल को लेकर एम्स ने अपना संदेह जताया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और इस मामले में एम्स टीम की अगुवाई कर रहे सुधीर गुप्ता ने सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कई अहम सवाल उठाए हैं। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सवालों के घेरे में सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कूपर हॉस्पिटल पर एम्स की टीम को संदेह। न्यूज 18 के पास इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सुशांत केस में मर्डर और सुसाइड की थ्योरी का सच जानने के लिए एम्स के डॉक्टरों की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी सिलसिले में एम्स के डॉक्टरों की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से कुछ बेहद चौंकाने वाले सवाल किए हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर है कि एम्स के 3 डॉक्टरों ने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टरों से सुशांत की गर्दन पर चोट के निशान के बारे में सवाल किया है। सुशांत केस में एक्सक्लूसिव खबर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एम्स के सवाल, कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से सवाल। खुदकुशी और हत्या के बीच झूल रही सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एम्स के डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि एम्स की फोरेंसिक टीम कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों से संतुष्ट नहीं है। न्यूज 18 के पास उन सवालों की एक्सक्लूसिव लिस्ट भी है जो सवाल एम्स की टीम ने कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से किए हैं, जिनमें सबसे अहम सवाल एम्स की टीम की अगुवाई कर रहे सुधीर गुप्ता ने किया। सुशांत केस में हत्या की थ्योरी को क्यों खारिज किया? आमतौर पर खुदकुशी के दौरान ऐसे निशान नहीं बनते। खुदकुशी के दौरान पड़ने वाला निशान ऊपर की तरफ होना चाहिए था। सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम इतनी जल्दबाजी में क्यों किया गया? जब सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई तो किस हालत में थी? सुशांत सिंह राजपूत के गले पर किस तरह के निशान थे? लोगों की राय खुदकुशी के खिलाफ है, तो नतीजे पर कैसे पहुंच गए? सुशांत केस में न्यूज 18 के पास यह जानकारी भी आई है कि जिस तरह से जल्दबाजी में सुशांत सिंह राजपूत का रात में पोस्टमार्टम किया गया, वो एम्स की फोरेंसिक टीम को रास बिल्कुल नहीं आ रहा है। यही वजह है कि एम्स की फोरेंसिक टीम ने एक बार फिर से कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से कई सारे सवाल पूछे हैं। एम्स की मेडिकल टीम ने सुसाइड की संभावना को खारिज कर दिया है। बहुत संभावना है कि गला दबाकर हत्या हुई है। डिप्रेशन गैंग कहाँ है? अगर डिप्रेशन डायबिटीज और कैंसर जैसा है तो हम डायबिटीज और कैंसर के मरीजों पर सुसाइड का आरोप क्यों नहीं लगाते? सुशांत की मौत पर उठ रहे सवालों के बीच बड़ी खबर यह भी है कि सीबीआई ने सुशांत की बहन मीतू सिंह से भी पोस्टमार्टम को लेकर सवाल किया है। न्यूज 18 के हाथ इस बात की एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है कि सीबीआई ने अपनी पूछताछ में मीतू सिंह से 6 सवाल किए हैं, जिनमें से एक सवाल सुशांत के जल्दी पोस्टमार्टम को लेकर भी है। सुशांत का पोस्टमार्टम इतनी जल्दी रात में क्यों किया गया? दरअसल सुशांत केस की तमाम थ्योरी को समझने के लिए जांच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बार बार खंगाला जा रहा है, ताकि सुशांत केस का जो सच दुनिया जानना चाहती है वो सामने आ सके। हमारे साथ इस वक्त 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। ग्राउंड से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अरुण हमारे साथ है और आनंद हमारे साथ है। अरुण, फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के सवाल उठा रही है एम्स की टीम, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पहले भी सवाल उठाए जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात जो है कि एक बड़ा निशान जो गर्दन पर था उसको क्यों नहीं माना गया कि ये संदेह के घेरे में है, क्यों खुदकुशी साबित करने की कोशिश की गई। और एक बड़ी खबर मैं आपको और दे दूं, एम्स के फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने सुशांत सिंह राजपूत के विसरा का अध्ययन करना शुरू कर दिया है और उससे ये पता चलेगा कि कहीं जहर
पॉइजनिंग की सिचुएशन तो वहाँ नहीं थी, कोई जहर जैसी चीज़ तो उनको नहीं दी गई थी। हालांकि ये भी जांच का एक पहलू है। सवाल ये है, एबेटमेंट का जो मामला आता है, उकसाने का जो मामला आता है, उसमें इस तरह की जांच भी की जा रही है। हर एंगल से जांच कर रही है सीबीआई, और उसमें ये कोशिश जानने की ये है कि ये हत्या है, आत्महत्या है, या किसी को उकसाने पर आत्महत्या है। आत्महत्या और किसी को उकसाने पर आत्महत्या, दोनों में फ़र्क है। उन लोगों को पहचानना ज़रूरी है, उनको बेनकाब करना ज़रूरी है। अगर ऐसी कोई साजिश है, ड्रग्स के एंगल पर भी जांच हो रही है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में मैं यहाँ पर हूँ, रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ हो रही है दूसरे दिन, और दूसरे दिन में दूसरे चक्र की पूछताछ हो रही है। पहले चक्र की पूछताछ समीर वानखेड़े जो मुंबई के ऑफिसर हैं, उन्होंने पूछताछ पूरी कर ली है। और अब केपीएस मल्होत्रा जो डिप्टी डायरेक्टर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, ठीक है अरुण, रहिए आप हमारे साथ, आप रहिए हमारे साथ। यानी दूसरे दौर की इस वक्त बातचीत हो रही है, पूछताछ हो रही है रिया चक्रवर्ती से। आप दोनों रहिए हमारे साथ। सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती से एनसीबी करीब 3.5 घंटे से पूछताछ कर रही है। रिया से पहले दौर की पूछताछ खत्म हो चुकी है और अब दूसरे दौर की पूछताछ शुरू हो चुकी है। रिया जो है वो सुबह 9:30 बजे एनसीबी के ऑफिस पहुंची, जहां उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इससे पहले एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से कल भी करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। एनसीबी की पूछताछ में रिया ने ड्रग्स मंगवाने की बात कबूल की है। एनसीबी आज रिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार भी कर सकती है। आनंद, क्या आज रिया गिरफ्तार हो सकती है? जी देखिए अर्पित, अभी लगातार जो सवाल है वो पूछे जा रहे हैं। केपीएस मल्होत्रा की जो टीम है वो लगातार उनसे सवाल कर रही है और क्रॉस एग्जामिनेशन भी आज के लिए महत्वपूर्ण है। रिया की गिरफ्तारी केवल क्रॉस एग्जामिनेशन पर ही टिकी हुई है और रिया के बयानों पर टिकी हुई है, शोभिक के बयानों पर टिकी हुई है, सेमुल मिरांडा के बयानों पर टिकी हुई है और दीपेश शाह के बयानों पर टिकी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तीनों किरदारों ने, न केवल शोभिक, दीपेश और सेमुल मिरांडा ने रिया के खिलाफ गवाही दी है, ड्रग्स को लेकर तमाम चीजें का खुलासा किया है। तो इसका बचाव अपना करने के लिए रिया को बताना पड़ेगा कि क्या इसकी सच्चाई क्या आपके खिलाफ 3 लोगों ने गवाही दी है। वहां पर अगर रिया टूटती है तो किसी वक्त रिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो अधिकारी वो कर सकते हैं, क्योंकि एविडेंस एक्ट में जो 67 का सम्मान हुआ था उसमें ये पावर होता है जांच अधिकारी को कि अगर उसको बयानों में विरोधाभास लग रहा है किसी संदिग्ध या सस्पेक्ट के, तो उसकी तुरंत वहां पर गिरफ्तारी हो सकती है और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है कोर्ट में पेश करने की वो की जाएगी। तो आज के जो 2-3 घंटे अगले हैं वो काफी ज्यादा क्रूशल, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस पूछताछ में ही तय हो पाएगा कि रिया चक्रवर्ती सच बोल रही हैं या वो जो एनसीबी के सवाल है उनका गोलमोल जवाब दे रही हैं। बिल्कुल, यानी महत्वपूर्ण खबर ये है कि रिया से अभी पूछताछ चल रही है, दूसरे राउंड की पूछताछ है और रिया से तमाम सवाल, जिसकी एक लिस्ट तैयार की गई थी, वो सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। आप दोनों रहिए हमारे साथ। वहीं सुशांत मामले में बड़ी खबर सामने आई। न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव खबर है कि सुशांत मामले में तफ्तीश कर रही एनसीबी ने अब रिया के झूठ को भी पकड़कर उसे उजागर कर दिया। जो रिया अभी तक ड्रग्स कनेक्शन से अपना पल्ला झाड़ती दिखाई दे रही थी, उससे न सिर्फ ड्रग्स लेने की बात उसने कबूल की है, बल्कि यह भी मान लिया कि उसे अपने भाई के तमाम ड्रग्स नेटवर्क के साथ साथ सारी डील का भी पता था। रिया चक्रवर्ती शुरू से ही जांच एजेंसियों के रडार पर है। रिया का भाई पहले ही ड्रग्स मामले में पूरी तरह से फंस चुका है और अब वक्त की बात है कि रिया भी कभी भी गिरफ्तार की जा सकती है। सुशांत केस में सबसे बड़ा पर्दाफाश, अपने ही झूठ में फंस गई रिया। एनसीबी की पूछताछ में खुली रिया की पोल। सामने आ गया रिया के झूठ का पुलिंदा। ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव पड़ताल। सबसे जबरदस्त और दिलचस्प मोड़ पर पहुंचे सुशांत मामले में सवालों में घिरी रिया चक्रवर्ती के झूठ का सच अब सामने आ गया है। इससे पहले हम उसकी जुबान से निकले झूठ का जिक्र करें, उससे पहले जरा यह समझ लीजिए कि बीते 24 घंटों के दौरान रिया ने एनसीबी के सामने क्या क्या जाहिर किया, जिससे उसके झूठ की पोल पूरी तरह खुल गई। एनसीबी की पूछताछ के दौरान जमकर रोई रिया। एनसीबी के 15 सवालों में खुली रिया की पोल। दीपेश से मार्च और अप्रैल में ड्रग्स मंगवाने की बात कबूली। रिया ने बासित से मिलने की बात भी मानी। सुशांत के फार्म हाउस में ड्रग्स पार्टी की बात मानी।
रिया पर शुरू से ही ड्रग्स लेने और सुशांत को धोखे से ड्रग्स देने वाली बातें बहुत पहले से ही सामने आ रही थी, लेकिन मीडिया के सामने आने के बाद रिया ने पूरे दावे के साथ ये कहा था कि वो ड्रग्स नहीं लेती। ऑनेस्टली इट्स रियली सैड टू से, पर ये जो कंजम्पशन है ड्रग्स का और ये जो कंजम्पशन है मैरिजुआना का, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहाँ थे वो इस बात को भी बता पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई आई हैव फेथ कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस बात को इन्वेस्टिगेट करेगी, दे विल कम टू द ट्रूथ ऑफ इट। लेकिन रिया की बातों पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। इस केस में एनसीबी की एंट्री के बाद तो रिया के दावों की एक एक कर पोल तभी खुलनी शुरू हो गई थी जब उसका भाई शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स लेने और ड्रग्स पैडलर के साथ रिश्ता रखने के मामले में धर लिया गया। सीबीआई की तफ्तीश में भी रिया के व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स का जिक्र सामने आया, जिसमें वो गौरव आर्या और जया साहा से बात करते हुए नशे का जुगाड़ करती हुई दिखाई दी। लेकिन सुशांत को लेकर रिया के ड्रग्स के झूठ की पोल एनसीबी की पूछताछ में एक एक कर खुलती चली गई और खुद रिया एनसीबी के शिकंजे में जा घिरी। रिया का पहला झूठ, वो ड्रग्स नहीं लेती। रिया का दूसरा झूठ, सुशांत को फ्लाइट में डर लगता था। रिया का तीसरा झूठ, सुशांत मेडाफिनिल दवा लेते थे। रिया का चौथा झूठ, वो किसी ड्रग्स पैडलर को नहीं जानती। रिया का पांचवा झूठ, सुशांत की बीमारी के बारे में। सुशांत के 5 साइकाइट्रिस्ट थे, जाने माने बहुत बड़े। वो हिंदुजा हॉस्पिटल खार में एडमिटेड था अंडर डॉक्टर कर्सी चावड़ा। उनकी ट्रीटमेंट और प्रिस्क्रिप्शंस सब डॉक्टर्स के सुपरविजन के अंडर होती थी और जैन 2020 में उन्होंने दवाइयां लेनी बंद कर दी थी। रिया के झूठ तो कई सामने आ चुके, लेकिन खास तौर पर इन्हीं 5 झूठ में उसका सच छिपा हुआ है। मैम ऑनेस्टली इट्स रियली सैड टू से, पर ये जो कंजम्पशन है ड्रग्स का और ये जो कंजम्पशन है मैरिजुआना का, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहाँ थे वो इस बात को भी बता पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई आई हैव फेथ कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस बात को इन्वेस्टिगेट करेगी, दे विल कम टू द ट्रूथ ऑफ इट। मसलन उसने दावा किया कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी, मगर सीबीआई के सामने खुली पहले उसकी चैट, फिर एनसीबी के सामने उसके भाई शौविक चक्रवर्ती का कबूलनामा और सैमुअल मिरांडा का रिया के बारे में किया गया दावा, और बाद में खुद एनसीबी के सवालों के सामने टूटकर रिया का ड्रग्स लेने की बात कबूल करने के बाद यह साफ हो गया कि रिया शुरू से ही इस मामले में झूठ की आड़ में छिप रही थी और जांच एजेंसियों को गुमराह करने की फिराक में थी। रिया ने यह भी दावा किया था कि सुशांत को फ्लाइट में डर लगता है, यानी ऊंचाई पर जाने और बंद जगह पर होने की वजह से सुशांत को घुटन होने लगती थी। जबकि सुशांत के बारे में जो लोग जानते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि सुशांत को ऊंचाई या प्लेन में बैठने से डर लगने वाली बात समझ से परे है। सुशांत के ऐसे कई वीडियो हैं जिसमें वो प्लेन उड़ाते नजर आए। हवाई यात्रा के दौरान उनके हाव भाव को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि उन्हें क्लास्ट्रोफोबिया नाम की कोई बीमारी भी थी, जिसका जिक्र रिया ने एक बार नहीं कई बार किया। सुशांत बोइंग 737 उड़ाना भी सीख रहे थे। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद प्लेन खरीदने की भी उनकी तमन्ना थी और अपनी ट्रेनिंग से जुड़ा एक वीडियो भी सुशांत ने साझा किया था। रिया ने कहा था कि नींद के लिए सुशांत मेडाफिनिल नाम की दवा लेते हैं ताकि फ्लाइट में वो सो सके। असल में रिया ने जिस दवा का जिक्र किया वो तो नींद भगाने वाली दवा है। बस इसी दवा का नाम लेते ही रिया पर जांच एजेंसियों का शक और गहरा हो गया। सुशांत केस में उस वक्त दिलचस्प मोड़ आया जब उसकी कुछ अरसा पहले रिलीज हुई एक सफल फिल्म का किस्सा सामने आया। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग दौरान सुशांत काफी ज्यादा अवसाद में आ गए थे। अब यहाँ एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या सुशांत की डिप्रेशन की वजह खुद रिया और उनका ड्रग्स नेटवर्क था? क्या रिया ने जानबूझकर किसी साजिश के तहत सुशांत को ड्रग्स दी? क्या सुशांत की बीमारी की आड़ में रिया का कोई फायदा छिपा था? क्या रिया के साथ मिलकर सुशांत भी नशे के आदी हो गए थे? हालांकि एनसीबी की रिया से पूछताछ खत्म नहीं हुई है और ना ही एनसीबी ने रिया के भाई शौविक और उसके ड्रग्स डीलर दोस्तों को ही सवालों के घेरे से आजाद किया है। एनसीबी के पास तो अभी कई ऐसे सवाल और किरदार बाकी हैं जो रिया के फैलाए झूठ के इस जाल को एक एक कर तोड़ेंगे। जाहिर है
अब जो सच सामने आएगा वो यकीनन बेहद चौंकाने वाला होगा। तो रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिख रही है, क्योंकि रिया लगातार फंसती जा रही हैं। वो जो बयान दे रही हैं वो उसको बदल भी रही हैं, और इसीलिए दरअसल अब तमाम सवाल रिया पर खड़े हो रहे हैं। और रिया को लेकर जो सवालों की लिस्ट भी तैयार की गई थी, जानकारी ये भी कि उन सवालों के जवाब भी रिया सही से नहीं दे रही है। अरुण और आनंद हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है, क्योंकि देखिए दूसरे राउंड की इस वक्त पूछताछ चल रही है, और क्या लग रहा है ये पूछताछ अभी लंबी चलेगी? अगर कल की तरह जो संभावनाएं दिख रही थी शाम तक, देर शाम तक अगर रिया से पूछताछ होती है तो गिरफ्तारी संभव है? देखिए, सवालों की फहरिस्त लंबी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से सीबीआई ने कितने घंटे बातचीत की थी, पूछताछ की थी, उसी तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास भी बहुत सारे सवाल हैं। वो सवाल निकले हैं उन 70 व्हाट्सएप चैट से जो रिया चक्रवर्ती ने तमाम ड्रग पेडलर से, जिनका नाम ड्रग्स की सप्लाई में आया है, उनके खरीद फरोख्त में आया है, उनको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में आया है, उन सभी किरदारों के साथ जो इनका संबंध है, जो व्हाट्सएप पे बात हुई है, उन सब के बारे में सवाल करना। क्योंकि रिया चक्रवर्ती शुरुआत से एक बात कहती रही हैं, और उन्होंने पूछताछ में कल भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से कहा कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं। हमारे इंटरव्यू में कहा था कि ड्रग्स नहीं लेती हैं। तो सवाल सिर्फ इतना है कि अगर ड्रग्स नहीं लेती हैं तो ड्रग्स की बातचीत में हिस्सेदारी गंभीर रूप से क्यों करती हैं। इसके अलावा जो CBD ऑयल की बात हो या फिर मैरिजुआना की बात हो, जो टर्म और जो लोग नाम जिनका आया है उस पूरी चैट में, उनसे रिया चक्रवर्ती के संबंध क्या थे। अगर वो ड्रग्स नहीं लेती हैं तो सौविक को कहकर के सैमुअल मिरांडा से ड्रग्स मंगवाती क्यों थी? क्या सुशांत सिंह राजपूत की बिना जानकारी के उनको ड्रग्स दिया जाता था, जैसा कि जया शाह ने उनको एडवाइस किया था? इन सारे सवालों का जवाब रिया चक्रवर्ती को देना है। गिरफ्तारी की जहां तक बात है, वो निश्चित रूप से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर उनके ऊपर निर्भर करती है कि अगर सवालों के जवाब सही नहीं देती हैं, जांच को भटकाने की कोशिश करती हैं, तो जरूर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि ग्राउंड्स पूरे मौजूद हैं। सौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के जो ग्राउंड्स थे, वही ग्राउंड रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के भी हो सकते हैं, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट मिला था NDPS बिल्कुल, यानी सबूत वही है, और शौविक पर जो धाराएं लगी हैं वही धाराएं रिया पर भी लग सकती है। फिलहाल आपको बता दें दूसरे राउंड की जांच चल रही है। आनंद, जरा बताइए कि जिस तरीके से रिया इंटरव्यू उन्होंने न्यूज 18 इंडिया को भी दिया, और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि एक दवा सुशांत एक ड्रग्स के तौर पर लेते थे ताकि उन्हें नींद आ सके, लेकिन जो जानकारी है कि वो दवा जो है जिसका जिक्र रिया कर रही है वो नींद ना आने के लिए लिया जाता है। जी देखिए, यही तमाम सवाल आज जो है पूछे जा रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि सुशांत की जिंदगी से जुड़ी हर जानकारी रिया चक्रवर्ती से पूछी जा रही है। CBD ऑयल के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि CBD ऑयल का जिक्र जो है वो ED के कबूलनामे में जया शाह ने किया है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती से ये पूछा जा रहा है कि सुशांत ने जो एक पोस्ट ले रखा था, बिल्कुल, यानी आनंद जो महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, महत्वपूर्ण बात। जी आनंद। जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, और कल भी जो रिया पूर्ण चीजें जो है वो अपनी पूछताछ बताई है। यूरो के बारे में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो बिल्कुल, यानी आनंद जांच अभी चल रही है और अभी लगातार रिया से पूछताछ भी हो रही है। इस वक्त का सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जो जांच एजेंसियां हैं वो अब तक जितने भी सवालों के जवाब उन्हें मिले हैं उनसे सुशांत की मौत के इर्द गिर्द रिया की साजिशों का ताना बाना नजर आने लगा। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव तफ्तीश का इशारा भी यही है कि जांच एजेंसियों को जिन सवालों के जवाब मिल चुके हैं उनसे ये बात करीब करीब साफ हो चुकी है कि सुशांत की बीमारी से लेकर उनके खाते में लगी सेंध तक के बारे में रिया को हर चीज अच्छी तरह से पता थी। और यह भी करीब करीब साफ होने लगा है कि रिया ने ही सुशांत और उसके घर वालों के बीच एक खाई पैदा की थी ताकि वो अपना फायदा कर सके। सुशांत केस में बड़ा पर्दाफाश, सामने आने लगी रिया की साजिश। सुशांत की मौत में छिपे रिया के फायदे। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 की बड़ी खबर। जांच एजेंसियों को मिला साजिश का सिरा। सुशांत सिंह राजपूत केस में जो नया पर्दाफाश इस वक्त सामने आया वो सभी को चौंका देगा। जांच एजेंसियों को मिल गया है साजिश के तार का सिरा। अपने ही बनाए चक्रव्यूह में पूरी तरह से घिरने लगी हैं रिया चक्रवर्ती।
ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 के रिपोर्टरों के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी वाकई बेहद हैरत अंगेज है। पहले सीबीआई और फिर एनसीबी के सवालों में घिरी रिया चक्रवर्ती का बनाया चक्रव्यूह अब पूरी तरह से टूटता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले गोवा का बिजनेसमैन और ड्रग्स के धंधे का मजा हुआ खिलाड़ी गौरव आर्या, फिर ड्रग्स डीलर जैद और बासी, उसके बाद एनसीबी के सामने सच को सामने लाने वाला खुद रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक और सुशांत का दोस्त सैमुअल मिरांडा और उसके बाद सुशांत के घर का नौकर दीपेश। और अब खुद रिया ने जिस तरह से अपने ही झूठ को बेपर्दा किया है, उससे ये बात साफ होने लगी है कि सुशांत की मौत एक पूरी साजिश का हिस्सा हो सकती है। और रिया ने सुशांत के खिलाफ साजिश रची, ये इल्जाम उस पर पहली बार नहीं लगे, बल्कि सुशांत के घर वाले ऐसे इल्जामों को पहले ही हवा में उछाल चुके हैं। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत के घर वालों के वकील विकास सिंह ने तो बाकायदा ऐलानिया कहा कि सुशांत के ड्रग्स कनेक्शन के पीछे रिया का हाथ है। कुछ न कुछ कनेक्शन होगा तभी जुड़ा है, क्योंकि अगर सुशांत की मौत के से कोई भी अगर ड्रग्स का रिलेटेड अगर कोई इन्वेस्टिगेशन आता है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो चुप तो नहीं रहेगी, उसको उस एंगल को इन्वेस्टिगेट तो करना ही करना है, और हो सकता है डायरेक्ट लिंक भी निकल जाए। इतना ही नहीं, सुशांत की मौत के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि ईडी की पूछताछ पैसों के लेन देन और खातों में की गई गड़बड़ी के शिकायत के इर्द गिर्द है। रिया पर यह भी इल्जाम लगा है कि उसने सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाए। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक ईडी के सामने रिया ने कहा था कि उसने सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ नहीं निकाले, बल्कि 7 फिल्मों में काम करके पैसे कमाए हैं। मगर रिया के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था जब उसकी सालाना आमदनी 4 लाख से बढ़कर 10 लाख से 14 लाख हुई, तो 2 साल पहले यानी 2018 में 80 लाख का फ्लैट कैसे खरीदा, जिसमें से 40% पैसा चुका भी दिया गया। इन जवाबों से बचने के लिए रिया ने कई तरह के पैतरे आजमाए। सीबीआई की तरफ से यह खुलासा सामने आया कि सुशांत का घर छोड़ने से पहले रिया चक्रवर्ती ने कुछ हार्ड डिस्क नष्ट की। उन हार्ड डिस्क में ऐसा क्या था जिसे रिया किसी भी सूरत में किसी के सामने नहीं लाना चाहती थी? इस सवाल ने भी रिया को बुरी तरह झकझोरा है। 2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और मानसिक स्थिति जो खराब हुई उसमें बड़ा क्लियरली एफआईआर में लिखा है कि वो बहुत घबराए रहते थे। ये तो हुई एक बात, अब जरा रिया के उस खुलासे पर गौर कीजिए जिसमें उसने सुशांत का अपनी बहन के साथ रिश्तों का जिक्र किया था। ऐसा भी हुआ है कि मीतू जी और सुशांत के घर में, और मैंने उनके साथ एक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का कोर्स भी किया है 6 दिन जनवरी 2020 में। तो मुझे एक्चुअली उनका बिहेवियर समझ में नहीं आता है कि अगर उनको मुझसे इतनी दिक्कत थी तो वो जैन में मेरे साथ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का कोर्स क्यों कर रही थी। एनसीबी की पूछताछ में हुए ताजा खुलासे और रिया के कबूलनामे ने एक बात तो साफ कर दी है कि सुशांत के इर्द गिर्द रिया चक्रवर्ती ने अपना चक्रव्यूह कुछ इस कदर सजाया था ताकि उसमें सुशांत पूरी तरह से घिरे रहें। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत ने एक कंपनी बनाई थी, और उस कंपनी में तीसरा पार्टनर और कोई नहीं बल्कि रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती था। रिया ने ऐसा जाल बुना था कि सुशांत किसी भी हालत में उस जाल से बाहर नहीं आ सकते थे। सुशांत के घर में रहने वाले सभी नौकरों ने जांच एजेंसी को यह भी बताया है कि घर के सारे बड़े फैसले, यहाँ तक कि पैसों का लेन देन भी रिया ही लेती थी। यानी सुशांत के बैंक अकाउंट से लेकर उसके सोशल मीडिया के अकाउंट तक रिया चक्रवर्ती का ही बोलबाला था। ऐसे में सवाल है, रिया चक्रवर्ती कब से साजिश रच रही थी? क्या उसने अपनी ड्रग्स की लत की वजह से ऐसा किया? क्या उसने सुशांत से फिल्में लेने के लिए जाल फैलाया? क्या पैसों को हड़पने के लिए रिया ने सुशांत को उसके परिवार से दूर किया? क्या रिया ने अपने भाई के साथ मिलकर सुशांत के पैसों पर कुंडली मारी? ये सवाल अभी जवाब की तलाश में है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में यह बात निकलकर सामने आ रही है कि सीबीआई और ईडी को रिया की इस साजिश का पता चल चुका है और उसने अपनी तफ्तीश में इन सवालों के जवाब भी दर्ज कर लिए हैं।
बस इस खुलासे को अब सामने आना बाकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जांच एजेंसियों को अब तक जितने भी सवालों के जवाब मिले उनसे सुशांत की मौत के इर्द गिर्द रिया की साजिशों का ताना बाना नजर आ रहा है। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव तफ्तीश का इशारा भी यही है। वहीं आपको बता दें, कंगना रनौत को लेकर भी अब जो खबरें सामने आ रही हैं, Y+ की सुरक्षा कंगना रनौत को गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है और इसको लेकर कंगना ने गृह अमित शाह को शुक्रिया भी किया एक ट्वीट के माध्यम से। हालांकि कंगना लगातार इस बात का दावा कर रही थी कि उनको धमकी दी जा रही है कि वो मुंबई ना आए। 9 तारीख को कंगना को मुंबई पहुंचना है और उससे पहले ही उनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है, जिसमें 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं। हालांकि कंगना ने भी इसके लिए शुक्रिया अदा कह दिया अमित शाह को एक ट्वीट करके। गृह मंत्रालय से सुरक्षा मिलने के बाद कंगना रनौत ने गृह मंत्री अमित शाह को जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा कि यह प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूं। वो चाहते तो हालात के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। ये कंगना रनौत ने एक ट्वीट करके अमित शाह को धन्यवाद दिया है। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यानी अरुण, 9 तारीख को कंगना को पहुंचना है मुंबई, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया, और उससे पहले ही गृह मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा दी गई है। देखिए, कंगना रनौत को सुरक्षा देना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि उन्होंने कहा था कि हर कीमत पर वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंचेंगी। और इधर मुंबई में शिवसेना, जिसकी सरकार भी है, उसने कहा था कि अगर वो आएंगी तो उनका विरोध होगा, उनको मुंबई में नहीं आना चाहिए अगर उनको डर लगता है। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से अगर वो मुंबई की तुलना करती हैं तो दोनों तरफ से बयान आए थे, विवाद बढ़ा था। कंगना रनौत अपने नियत समय पर आने के लिए तैयार हैं और इसलिए ज़रूरी हो गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय को लगा ऐसा कि उनकी सुरक्षा को वहाँ खतरा हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने ही कहा था कि कंगना को नहीं आना चाहिए अगर उनको मुंबई असुरक्षित लगती है। तो केंद्र सरकार को ऐसा लगता था कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास होती है और गृह मंत्री खुद उनको ना आने की बात कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो शायद उनकी सुरक्षा को कोई खतरा हो, और इसलिए Y कैटेगरी की सुरक्षा गृह मंत्रालय ने उनको दी है। अब निश्चित रूप से कंगना रनौत 9 सितंबर को यहाँ पहुंचेंगी। विरोध प्रदर्शन भी होगा क्योंकि शिवसेना ऐसी पार्टी है कि अगर उसने ऐलान कर दिया है और पहले ही कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले ही उनके खिलाफ प्रदर्शन यहाँ महिला जो विंग है शिवसेना की, उसने किया था और उनके पोस्टर्स पर चप्पलों की बारिश कर दी थी। तो ये आशंका बनी हुई कि 9 सितंबर को जब वो आएंगी तो बिल्कुल, यानी अरुण 9 को कंगना रनौत पहुंचेंगे, उससे पहले ही उन्हें सुरक्षा का ऐलान कर दिया गया है। Y+ श्रेणी की उनको सुरक्षा दी गई है। वहीं कंगना रनौत को सुरक्षा मिलने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री विजय ने केंद्र की मंशा पर सवाल उठाए। मंत्री ने केंद्र पर महाराष्ट्र के अपमान का आरोप लगाया। हमारे साथ है महाराष्ट्र के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर विजय वडेट्टीवार। विजय जी, जिस तरीके से कंगना रनौत को वाई सिक्योरिटी दी गई है केंद्र सरकार द्वारा, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे कोई ताजुब नहीं लगता। वाई क्या, उसको कर Z+ भी दे सकते हैं, उसको तो कोई भी सिक्योरिटी दे सकते हैं, क्योंकि वो तो कंगना रनौत के बोल जो है वो भाजपा के बोल है, वो भाजपा की पंछी बन के हुए उड़ रही है और इसके अभी वो खिलाफ उनके मूवी हो रही, कोई काम नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि कंगना रनौत को क्या महत्व देने की आवश्यकता है? उसको कोई, उसकी जो बातें थी वो महाराष्ट्र के पुलिस पे विश्वास नहीं था, तो महाराष्ट्र के पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं, अगर ये भाजपा उनको मदद करती है और उसको देश प्रेमी बताती है तो महाराष्ट्र की भूमि के साथ कंगना भी गद्दारी कर रही है और भारतीय जनता पक्ष भी कर रहा है। और इससे मैं यही कहूंगा कि उनको वाई सिक्योरिटी देकर भारतीय महाराष्ट्र कंगना रनौत को वाई सिक्योरिटी देकर भारतीय जनता पक्ष ने, केंद्र की सरकार ने महाराष्ट्र का अपमान किया है और महाराष्ट्र के साथ में यह गद्दारी ऐसा नहीं समझता हूं। गृह मंत्रालय की तरफ से कंगना रनौत को सुरक्षा दिए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने आभार जताया और भरोसा दिया कि कंगना की सुरक्षा के लिए आगे भी जो जरूरी होगा वो किया जाएगा। कंगना रनौत हिमाचल से संबंधित हैं और बॉलीवुड में उनने हिमाचल का नाम और पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से डीजीपी को हमने आदेश दिए कि वो उनकी सिक्योरिटी थ्रेट की असेसमेंट करें और उसके पश्चात हमने एक निर्णय लिया कि उनके निवास मनाली में हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी और आवश्यक होगा तो जो प्रवास उनका होगा, जो टूर होगा, उसमें भी हिमाचल प्रदेश अपनी सुरक्षा देने के लिए तैयार है।
कंगना मामले में शिवसेना नेता संजय राउत ने एक नया ट्वीट किया और अपने इस ट्वीट में राउत ने कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ लोग शिवसेना पर महिलाओं का अपमान करने की गलत खबरें फैला रहे हैं, उनकी पार्टी को बदनाम करने में लगे हैं। संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ती रहेगी। कंगना रनौत को सुरक्षा मिलने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट करके लिखा कि शिवसेना हिंदुत्व के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के विचारों पर चलती है। उन्होंने हमें महिलाओं का सम्मान सिखाया, पर कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि शिवसेना ने महिलाओं का अपमान किया। पर यह नहीं भूलना चाहिए कि जिन लोगों ने मुंबा देवी की नगरी मुंबई का अपमान किया है, शिवसेना उनके खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। जो शिवसेना सुप्रीमो ने हमें सिखाया, उसी तरह नारी सम्मान की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। वहीं कंगना रनौत को सुरक्षा दिए जाने के मुद्दे पर शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने जोरदार हमला बोला। प्रताप सरनाइक ने आरोप लगाया कि कंगना को सुरक्षा देना महाराष्ट्र से गद्दारी करना है और केंद्र सरकार इस मामले में राजनीति कर रही है। कंगना को घेरते हुए प्रताप सरनाइक ने कहा कि कंगना की भाषा बीजेपी की भाषा है। प्रताप सरनाइक ने सवाल यह पूछा कि कल अगर राज्य सरकार और मुंबई पुलिस के खिलाफ दाऊद बोलेगा तो क्या उसे भी केंद्र सरकार सुरक्षा देगी? कि कंगना रनौत को वाइस सिक्योरिटी देकर वो महाराष्ट्र के साथ में केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पक्ष ये दोनों मिलकर महाराष्ट्र के पुलिस के ऊपर जो अविश्वास कंगना ने बताया था उसको पुष्टि दी है। उसके साथ में महाराष्ट्र के साथ में उसको अगर वाइस सिक्योरिटी दिया है तो ये महाराष्ट्र के मट्टी के साथ में गद्दारी है। जिस महाराष्ट्र पुलिस का, मुंबई पुलिस का पूरे वर्ल्ड में ये रहा है, नाम रहा है, उस पुलिस के ऊपर अविश्वास बताना और वाइस सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट देकर उनके साथ में महाराष्ट्र में भेजना, तो ये राजनीति से प्रेरित मामला है। कौन कंगना रनौत है? क्या ताकत है उसकी? क्या औकात है उसकी? कौन लगी है वो कि महाराष्ट्र के पुलिस के ऊपर वो आरोप करती है और उसके ऊपर अविश्वास बताती है? तो ये महाराष्ट्र की जनता। वहीं कंगना रनौत और संजय राउत के बीच तकरार के मामले पर मनोज तिवारी ने उद्धव ठाकरे से दखल देने की मांग की। मनोज तिवारी ने कहा कि धमकी मिलने के बाद ही कंगना को सुरक्षा दी गई। सुशांत आत्महत्या मामले में पूरी तरीके से ड्रग्स का गोरखधंधा सामने आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सांसद और दिल्ली प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी जी। मनोज जी, कंगना रनौत लगातार अपनी बात कह रही थी, उनको लेकर के शिवसेना के कई तरह के बयान भी आए। अब इस तरह की खबर भी आ रही है कि गृह मंत्रालय ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है, जिस पर कंगना ने भी संतोष जताया। देखिए, इस देश में नारी को सम्मान देने की परंपरा है और एक ऐसी नारी, एक ऐसी लड़की जो न्याय के लिए आवाज़ उठाई, उसके लिए जिस तरह का शब्द और जिस तरह की धमकी शिवसेना के नेता ने दिया है, मैं समझता हूँ आज उद्धव ठाकरे को ही इसका संज्ञान लेना चाहिए, वरना इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसके लिए फिर कोई इस सॉरी नहीं बचेगा, जनता सजा देगी। दूसरी बात है कि कंगना को सुरक्षा देना इस देश के हर उस व्यक्ति को जिसके ऊपर धमकी मिलती है, जिसको खतरा हो, वो देना संवैधानिक पद्धति है। वैसा ही सरकार ने किया। जो गुंडागर्दी का लैंग्वेज शिवसेना नेता ने किया है, वो आज पूरे देश में शिवसेना को प्रश्न चिन्ह उठा दिया है शिवसेना पर। मेरा ये मानना है कि कंगना रनौत ने बहुत ही सही तरह से और न्याय के लिए बहुत साहसी कदम उठाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रिया और उसके भाई शौविक को आमने सामने बैठाकर 4 घंटे तक पूछताछ की गई। दोनों से पूछताछ इस वक्त खत्म हो गई है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की है। कल भी हालांकि आपको बता दें, रिया और शौविक को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने की कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त रिया और शौविक दोनों रोने लग गए, जिसके बाद दोनों को अलग किया गया और अलग अलग दोनों से पूछताछ हुई। लेकिन आज जब एक बार फिर से रिया को बुलाया गया पूछताछ के लिए, तो रिया और उसके भाई शौविक को आमने सामने बैठाकर 4 घंटे तक पूछताछ की गई। फिलहाल ये पूछताछ खत्म हो गई है। आनंद,
ये देखिए, बिल्कुल कल जब शौविक को रिया चक्रवर्ती का सामना कराया गया तो रिया चक्रवर्ती न केवल भावुक हो गई बल्कि वो रोने लगी, और यही वजह थी कि उन्हें वहां पर एनसीबी को अपनी पूछताछ खत्म करना पड़ा, क्योंकि शौविक भी काफी भावुक हो गए थे। तो एजेंसी को लगा कि ये कोई ट्रिक ना हो जांच से बचने का, इसलिए आज फिर से रिया चक्रवर्ती को शौविक के सामने बिठाकर पूछताछ की गई है और आज उन्हें पूछताछ का सामना करना पड़ा है। उम्मीद जताई जा रही थी जो केपीएस मल्होत्रा की जो टीम आई है वो भी एक बार फिर से शौविक के सामने आमने सामने बिठाकर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। एजेंसी चाहती है कि जो सच है वो कबूल करें रिया चक्रवर्ती, नहीं अगर नहीं कबूल करेंगी तो उन्हें जो एविडेंस है, इसमें मटेरियल एविडेंस है, उनका सामना करना पड़ेगा। उन्हें वो चैट दिखाई जाएंगी, उन्हें वो सीडीआर दिखाई जाएंगी, उनके बारे में उनसे पूछा जाएगा और उसका जवाब रिया चक्रवर्ती को देना पड़ेगा। अगर वो जवाब नहीं दे पाती है, उन्हें लगता है एजेंसी को कि विरोधाभास है जवाबों में, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई एजेंसी कर सकती है। तो फिलहाल लगातार जो दूसरी टीम है केपीएस मल्होत्रा की, वो लगातार जो रिया चक्रवर्ती उनसे पूछताछ कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रिया से पूछताछ से जुड़ी हुई। रिया ने एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पूछताछ में अब बातें कबूलनी शुरू कर दी हैं। रिया चक्रवर्ती एनसीबी के कई सवालों के जवाब दे रही हैं, तो कई सवालों को वो टालने की कोशिश कर रही हैं। सूत्रों का दावा है कि कई सवालों के जवाब में रिया चक्रवर्ती उन्हें कुछ याद न कहकर बात को टालने की कोशिश कर रही हैं। वहीं बताया जा रहा है कि कल की तरह रिया के कई जवाब से एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो आज भी संतुष्ट नहीं हैं और उनसे सच बोलने के लिए कह रहे हैं। सुशांत केस में न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव खबर। एनसीबी से पूछताछ में रिया का कबूलनामा। ड्रग्स पर सवालों में फंस गई रिया चक्रवर्ती। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी से पूछताछ में कई बातें कबूल की हैं। भाई शौविक चक्रवर्ती से आमना सामना कराने के बाद रिया कई बातों को मानने को मजबूर हो गई। सूत्रों के माने तो एनसीबी की कोशिश ड्रग्स की खरीद फरोख्त में रिया की मिली भगत के जो सुराग मिले हैं उसे साबित करने की कोशिश है। इसी सिलसिले में रिया से सबसे पहले ड्रग्स बेचने वाले बासित परिहार के बारे में सवाल किया गया। रिया से पूछा गया कि क्या वो बासित को जानती हैं। इस पर रिया ने जो जवाब दिया उससे न्यूज 18 की खबर पर लग गई मुहर। रिया ने कबूल किया कि वो बासित को जानती है। इसके बाद एनसीबी ने पूछा कि क्या बासित रिया के घर आता जाता था। इसके जवाब में कुछ देर जब रिया चुप रही तो एनसीबी के अधिकारी शौविक की तरफ देखने लगे। शौविक का चेहरा देखने के बाद रिया ने अपनी जुबान खोल दी। रिया ने माना कि बासित उनके घर आता जाता है। इसके बाद पूछताछ करने वाले अधिकारियों ने रिया से 15 मार्च की व्हाट्सएप चैट पर पूछताछ शुरू की। एनसीबी के अधिकारियों ने पूछा कि क्या 15 मार्च को भाई शौविक से रिया ने व्हाट्सएप चैट की है। क्या वो व्हाट्सएप चैट ड्रग्स को लेकर की गई है। क्या 15 मार्च को भाई शौविक से रिया ने व्हाट्सएप चैट की है। बताया जा रहा है कि एनसीबी के अधिकारियों ने उस व्हाट्सएप चैट की झलक भी रिया को दिखाई। इसके बाद रिया ने माना कि 15 मार्च को शौविक से ड्रग्स को लेकर बात हुई। रिया ने कबूल किया कि शौविक बासित से ड्रग्स खरीदता है। हालांकि रिया ने इसका ठीकरा भी सुशांत सिंह राजपूत पर फोड़ने की कोशिश की। सूत्रों का दावा है कि रिया ने एनसीबी के अधिकारियों को बताया कि शौविक ने सुशांत के कहने पर ड्रग्स खरीदी और इसकी जरूरत सुशांत को ही थी। यानी रिया ने कबूला कि शौविक के जरिए वो सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवा रही थी। न्यूज 18 के पास रिया और शौविक के 15 मार्च की व्हाट्सएप चैट मौजूद है और इसी चैट की वजह से रिया एनसीबी की पूछताछ में फंसती नजर आ रही है। शौविक और बासित के रिश्ते पर रिया के कबूलनामे से रिया अब फंसती जा रही है। क्योंकि सुशांत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद कई ड्रग्स डीलरों पर शिकंजा कस चुका है और कई ड्रग्स डीलरों को एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। इसीलिए रिया इसके मायने समझ रही है। गिरफ्तार ड्रग्स डीलरों में से कई ने शौविक के बारे में खुलासा किया है और कई ड्रग्स डीलर ये मान चुके हैं कि वो रिया को जानते हैं। इन्हीं खुलासों के बाद एनसीबी ने गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी है और साथ ही कई इलाकों में छापेमारी भी की है। बासित और शौविक पर रिया के कबूलनामे के बाद एनसीबी ने सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा को लेकर भी रिया से पूछताछ शुरू कर दी है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पूछताछ करने वाले अधिकारियों ने रिया चक्रवर्ती के सामने 17 मार्च का भी जिक्र छेड़ दिया है। सूत्रों की माने तो 17 मार्च को सैमुअल मिरांडा ड्रग्स लेने जैद के पास गया।
रिया ने माना कि इस बात की उसे जानकारी है। यही नहीं, एनसीबी के सूत्रों ने यह भी माना कि कबूलनामे में इस बात का भी जिक्र है कि रिया और शौविक ड्रग्स डीलरों से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। जैद, बासित और शौविक से कड़ियां जोड़ने के बाद जांच एजेंसी ने दीपेश सावंत से जुड़े सवाल भी रिया चक्रवर्ती से पूछे। रिया को भी इस बात का अंदाजा पहले से था कि सुशांत के स्टाफ दीपेश को लेकर भी उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। असल में दीपेश सावंत की रिमांड कॉपी में जांच एजेंसी ने जिन बातों का जिक्र किया है, उसी से इसके संकेत मिलने लगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ में दीपेश सावंत ये मान चुका है कि उसने कई बार चरस और गांजा खरीदा। जब एनसीबी के अधिकारियों ने कड़ी पूछताछ की तो दीपेश सावंत ने याद करके बताया कि उसने 5 बार चरस और गांजा खरीदा है। दीपेश का कबूलनामा भी रिया की मुसीबत बढ़ाने वाला है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक दीपेश सावंत ने पूछताछ में बताया कि रिया और शौविक के कहने पर दीपेश ड्रग्स खरीदने गया। 17 मार्च को उसके साथ ड्रग्स खरीदते वक्त सैमुअल मिरांडा को भी लगाया गया। दोनों ने 17 मार्च को बांद्रा से 5 ग्राम गांजा खरीदा। बांद्रा में जैद ने उसे शौविक के कहने पर गांजा दिया। दीपेश ने 17 मार्च के अलावा 17 अप्रैल के बारे में एनसीबी को जो कुछ बताया, उससे भी रिया की मुसीबत बढ़नी तय है। बताया गया कि दीपेश ने माना कि 17 अप्रैल को रिया और शौविक के कहने पर वो कैजान नाम के ड्रग्स डीलर से मिला और 10 ग्राम गांजा खरीद कर घर लौटा। यही नहीं, 1 मई को शौविक ने व्हाट्सएप के जरिए दीपेश को एक और ड्रग्स डीलर से मिलने को कहा और उसका नंबर शेयर कर उसे गांजा खरीद कर लाने को कहा। बताया जा रहा है कि ज्यादातर मामलों में रिया ने मान लिया है कि उसने ड्रग्स खरीद कर लाने को कहा, लेकिन रिया ये कबूल करने में आनाकानी करती रही कि वो खुद ड्रग्स लेती है। रिया की नानुकुर के बाद एनसीबी के अधिकारियों ने रिया से 2 मई और जून में खरीदी गई ड्रग्स का जिक्र किया। रिया को बताया गया कि दीपेश 2 मई को 50 ग्राम गांजा लेकर घर लौटा, जबकि जून के पहले हफ्ते में भी ऋषिकेश पवार के आदमी से 100 ग्राम गांजा लेकर आया। इन सब का हवाला देकर जांच टीम ने यह जानने की कोशिश की कि क्या रिया खुद भी ड्रग्स लेती हैं। इसके जवाब में रिया यही दोहराती रही कि वो कई बार बोल चुकी हैं कि उन्होंने खुद कभी ड्रग्स नहीं ली। ये सब उन्होंने सुशांत के कहने पर उसी के लिए किया। अब एनसीबी के अफसर रिया को बार बार सुशांत के उन स्टाफ का बयान बता रहे हैं जो ये कबूल कर चुके हैं कि सुशांत के घर में रहने वाले सभी लोग गांजा पीते थे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच से जुड़ी हुई। सुशांत केस की जांच जब ड्रग्स से जुड़ने लगी तो सवालों के चक्रव्यूह में रिया चक्रवर्ती फंसती दिख रही हैं। एनसीबी के पास रिया के लिए 50 सवालों की लिस्ट है, लेकिन इन सवालों में से 15 तक पहुंचते पहुंचते ही रिया टूटने लगी। बताया जा रहा है जांच एजेंसियों के सामने सवालों का जवाब देते देते रिया फूट फूट कर रो रही हैं। ऐसे में जांच टीम को पूछताछ के दौरान अपनी योजना में बदलाव करना पड़ रहा है। पूछताछ के दौरान रिया का भाई शौविक और सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी सामना कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रिया से मुंबई एनसीबी के चीफ समीर वानखेड़े और केपीएस मल्होत्रा पूछताछ कर रहे हैं। सुशांत केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। सुशांत केस में रिया से पूछताछ जारी। भाई शौविक के सामने बिठाकर रिया से पूछताछ। रिया, शौविक और सैमुअल मिरांडा से एक साथ पूछताछ। और इस पूछताछ के लिए एनसीबी के पुख्ता तैयारी नजर आने लगी है। रिया के लिए 50 सवालों की जो लिस्ट तैयार की गई है, उसमें सुशांत और ड्रग्स से जुड़े कई सवाल हैं। एनसीबी की कोशिश ये जानने की है कि रिया नारकोटिक ड्रग्स लेती हैं या नहीं। रिया ने सीधे ड्रग्स खरीदी है या नहीं। क्या उन्होंने ड्रग्स को कहीं ट्रांसपोर्ट कराया है? सवालों के ताने बाने की वजह यह है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को रिया के घर से कोई भी ड्रग्स नहीं मिला है। यही कोशिश की जा रही है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ये सारी बातें रिया के बयान में निकलवाएं। सूत्रों का दावा है कि रिया ज्यादातर सवालों के जवाब में अटक रही हैं और रिया जितनी बार जवाब में अटकती है, जांच एजेंसी का शक और गहरा जाता है और सवालों की लिस्ट में नए सवाल जुड़ते जा रहे हैं। एनसीबी का मानना है कि सच बोलने में सवालों के जवाब में अटकने की नौबत नहीं आती, लेकिन जब कोई कुछ छुपाने की कोशिश करता है तो अटकना स्वाभाविक है।
इसीलिए जब कुछ सवालों से साफ न होने के बाद रिया रोने लगी तो भी जांच एजेंसी का रुख नरम नहीं पड़ा। माना गया कि रिया ने जब रोना धोना शुरू किया तो पूछताछ से जुड़े 3 अफसर वहां से बाहर चले गए और बाकी सवालों का जवाब लेने के लिए केवल एक महिला अफसर को कुछ देर के लिए रिया के पास अकेला छोड़ दिया गया। महिला अफसर ने रिया के सामने एक एक कर सवाल रखने शुरू किए। रिया से पूछा गया कि क्या आप ड्रग्स खरीदती हैं? क्या ड्रग्स बेचकर आपने कभी पैसे कमाए? आपने जब भी ड्रग्स मंगवाए उसका मकसद क्या था? आपने खुद के लिए ड्रग्स मंगवाए या किसी और को देने के लिए? क्या आप घर में भी ड्रग्स रखती हैं? रिया चक्रवर्ती को कल दोबारा इंटरोगेशन और स्टेटमेंट कंटिन्यू करने के लिए दोबारा बुलाया गया था। ड्रग्स को लेकर रिया से जुड़े कुछ सतही सवाल पूछने के बाद कुछ सवाल भी इसी मामले में सुशांत से जुड़े भी पूछे जा रहे हैं। एनसीबी के अधिकारियों ने रिया से पूछा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे? आपने उन्हें पहली बार ड्रग्स लेते कब देखा? अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? आप क्यों अपने भाई के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी? क्या सुशांत खुद भी किसी से ड्रग्स मंगवाते थे? कौन है जिसके जरिए सुशांत ड्रग्स मंगवाते थे? सुशांत की तबीयत ठीक नहीं थी तो आपने उन्हें ड्रग्स लेने से रोका क्यों नहीं? लेकिन सवालों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं हो रही। इस वक्त ये खबर भी आ रही है कि एनसीबी ने रिया को उनके व्हाट्सएप चैट भी दिखाए। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप चैट की कॉपी देखकर रिया बिल्कुल भी नहीं चौंकी। शायद उन्हें